नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। हम आज लेकर के आए हैं जीएस और जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एलटी ग्रेड यूपी की जो शिक्षक भर्ती अभी हाल ही में निकली है 7,466 जो है पदों के लिए, जिसका आवेदन तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो है 7 सितंबर तक जो है आपको लास्ट जो है डेट दी गई है फीस जमा करने की। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन अभी फीस नहीं जमा है तो उनके पास 4 सितंबर तक का समय है। देखिए, इसके एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर के लास्ट जो है वीक में और दिसंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है। ये भी क्लियर नहीं है, कह नहीं सकते, लेकिन पॉसिबल है कि पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 80% हम कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम डेट इसी में होगा। इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा है तो खैर फॉर्म भर चुके होंगे तो आप सभी को पता होगा। फाइनल ईयर वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते कि बीएड के फाइनल ईयर में है जो अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 वर्ष की इसकी डेट है, मतलब फॉर्म भर एलिजिबिलिटी वाला एज है। आपको इसमें क्या है कि प्री में जो है आपको 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेंस होंगे। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 में 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जीएस और जीके के, और 120 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। हर क्वेश्चन जो है टोटल एक जो 150 क्वेश्चन है वो टोटल 2 नंबर का है, मतलब 300 नंबर का पेपर होगा, और 1/3 जो है निगेटिव होगा। दो घंटे का पेपर होगा। मेंस में क्या होगा कि 20 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि टोटल 200 नंबर के होंगे। 20 क्वेश्चन जो है आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे मेंस में। ठीक है, मैं आपको पूरा शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेंस में 10 क्वेश्चन आपको दोनों जगह करने होंगे। ये लॉन्ग लिखना होगा, 10 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। लॉन्ग जो है आपको, अगर बात करें लॉन्ग आंसर की बात करें तो ये जो आपको तकरीबन 200 वर्ड में आंसर देना होगा, और इसकी बात करें तो ये 125 शब्दों में आपको इसका आंसर लिख करके देना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी इसमें कितने आवेदन हुए हैं तो 9.5 लाख 9.26 इतना जो है जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि 9.5 लाख आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम इसके फॉर्म की जीएस के सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, कृषि, साइंस से संबंध में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। मैं इन 30 के 30 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कवर कराऊंगा। जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनके लिए बेहतर मौका है। बहुत ही आपका सब्जेक्ट्स आपको तैयार करना है, और दूसरी बात, जीएस के क्वेश्चंस बहुत ही सामान्य आते हैं। मतलब आप जो है नॉर्मल बुक्स पढ़िए, थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर पढ़ लो बस बात खत्म। थोड़ा सा सब चीज़ों के बारे में जानिएगा कि अगर मान लीजिए कोई क्रांति के बारे में बात कर, 1857 की क्रांति कब हुई, क्या इसका रीज़न था, किसने किसकी हत्या करी, सारे इसको किसने जो है स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया, किसने क्या कहा, इन सारे स्टेटमेंट को ध्यान रख करके पढ़ना होगा बस। ठीक है, ऐसा चीज़ों को आपको ध्यान। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। डेली आपको अब शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करना शुरू करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको पूरा कंप्लीट जो है तैयारी यहाँ पे कराएंगे। तो इससे पहले आप वीडियो को शुरू करें, वीडियो को लाइक करते जाइए। 30 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए, हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, देखिए 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था? तो 1857 की क्रांति तो हम सभी को पता होगा, जिसकी शुरुआत जो है मंगल पांडे ने करी थी, और ये चर्बी वाले कारतूस को लेकर के इसकी शुरुआत हुई थी, ये सभी को पता होगा। मंगल पांडे ने अपने इस चर्बी वाले कारतूस की वजह से धार्मिक जो है ता को लेकर के अंग्रेज अधिकारी को इन्होंने मार करके हत्या करके 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। इसकी क्रांति के बाद जो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था वो है बीडी सावरकर ने। ठीक है, अब बीडी सावरकर ने इसको नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के बाद जो है, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इसका शासन था, इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सीधे सीधे जो है सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि किस जो है क्रांति के विद्रोह के कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन के ने शासन शुरू किया।
तो ये है 1857 की क्रांति। भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन था। पहले तो क्या था कि ब्रिटिश क्राउन तो था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी मीडिएटर के रूप में काम कर रही थी। अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश शासन जो है भारत में प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो गया। यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट को, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो थे वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी, और इसी के तहत इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, भारत से जो है अंग्रेजों को पूरी तरीके से बाहर निकालने के परिप्रेक्ष्य में जो है ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी। डेट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसका पूरा का पूरा कंप्लीट डेट पूछी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विशासन प्रणाली समाप्त हुई थी? ध्यान रखिएगा, द्विशासन प्रणाली के संबंध में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विशासन प्रणाली समाप्त हुई थी तो शुरू कब हुई थी? तो देखिए, समाप्त की बात करें तो 1935 द्वारा भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में द्विशासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए जिन बच्चों को ये बात नहीं पता थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना, पहली बात तो आपको याद रखना है कि 1923 में हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा कॉल जो है वो है उत्तरी बिंदु को कहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी बिंदु को जो है हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो अगर हम भारत की बात करें, सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें, तो देखिए कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है, और ये विश्व का तीसरे नंबर का, थर्ड जो है सबसे वर्ल्ड का सबसे थर्ड जो है तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो विश्व की अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में ये तीसरे नंबर पे आता है, भारत में ये पहले नंबर पे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, अमृतसर में ये घटना हुई थी। जनरल जो डायर था, डायर ने इस दिन जो है बैसाखी के दिन यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, और जनरल डायर ने इसे क्रांतिकारी गतिविधि मान करके जनरल डायर ने इस निहत्ती भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, जिस पर जो है बहुत सारे लोगों की जो है निर्दयी रूप में हत्या हो गई थी। बहुत छोटे बच्चे थे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, सब लोग इसमें थे, और डायर ने एक ऐसा कायरता वाला काम किया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है कौन सा यहाँ पे वायसराय था? तो वायसराय जो था वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस बात को भी याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इस समय जो है जनरल क्या बोलते हैं, वायसराय थे इस समय। ठीक है, तो ये संपूर्ण घटना आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम को ध्यान में दिया जाए तो ये बहुत ही पूछा जाता है। अच्छा, एक बात और है कि ये एग्जाम जो है यूपी पीएससी कराता है, स्टेट पीसीएस कराता है, इसलिए स्टेट पीसीएस वैसे ही क्वेश्चन आपको देगा जैसे पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएस एग्जाम के प्री में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वही चीजें पढ़िए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और फुल डिटेल के साथ पढ़िए, ऐसा नहीं कि केवल एक एक क्वेश्चन को पढ़ो।
मेन मेन चीजों को ध्यान में रखिए। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये परीक्षा को ध्यान में रख करके ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष तैयार की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो शुरू हुई थी 1928 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वो भारत में नए डोमिनियन जो है दर्जे की मांग करना था, ठीक है, संघीय सरकार की स्थापना करना था। महात्मा गांधी ने सरकार को, ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का, कितने वर्ष का? 1 वर्ष का समय दिया था, मतलब एक अल्टीमेटम दिया था कि इस रिपोर्ट को 1 वर्ष में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लो, नहीं तो हम जो है असहयोग आंदोलन छेड़ देंगे। असहयोग, तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन छेड़ देंगे, इस चीज की धमकी जो है महात्मा गांधी ने भी दी थी। 1 वर्ष में जो है इस रिपोर्ट को स्वीकार कर नहीं किया तो हम असहयोग आंदोलन कर देंगे। तो एक नए डोमिनियन दर्जे और संघीय सरकार की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था। ये बातों को आप याद रखना। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस रिपोर्ट में पहली बार नए डोमिनियन दर्जे की स्थापना की बात कही गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान साइमन गो बैक का नारा दिया गया था? तो बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। साइमन गो बैक का जो नारा हुआ था वो साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था। अब जानते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्यों था। तो देखिए, ये 1919 भारत सरकार अधिनियम की, इसका जो साइमन कमीशन का जो मूल उद्देश्य था 1919 की भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा या जांच करना था और संवैधानिक सुधारों पर अपनी सिफारिश देना था, अपनी राय देना था, इसका मूल उद्देश्य था। आपको यह बात बिल्कुल अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। लेकिन इसकी कमी क्या थी इस मतलब साइमन कमीशन में, कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, पूरे के पूरे सभी ब्रिटिश थे। तो सारे ब्रिटिश होने की वजह से इस जो है कमीशन का विरोध हुआ था। अब इस कमीशन के विरोध में मद्रास अधिवेशन, नाम इसका याद रखना, मद्रास अधिवेशन में इसका बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। कहां पे? मद्रास अधिवेशन में बहिष्कार का कि साइमन गो बहिष्कार का हम बहिष्कार करेंगे, इसके बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये बात आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका साइमन गो बैक का नारा फिर देना शुरू हुआ था। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। 1919 की समीक्षा करना, संवैधानिक सुधारों की जो है सिफारिश देना, ये इसका मूल लक्ष्य था, इसलिए ये आया था। ये आया ही था 1928 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आजादी के समय किस योजना को आधार बना करके भारत का विभाजन हुआ था? तो भारत की आजादी के समय किस योजना का आधार हुआ था, यह बात हम सभी को पता होना चाहिए। इसे कहते हैं माउंटबेटन योजना। ये कब आई थी, इस चीज को आप रट लीजिए। इसका उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान का मतलब विभाजन करके इनको अपना अपना एक राष्ट्र दे देना, और ये था तैयार हुआ था 3 जून 1947, ठीक है। इस डेट को भी अच्छे तरीके से रट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की जो तट रेखा है वो उसकी कुल टोटल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा की जो लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर, इसकी तटीय रेखा की लंबाई मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल की दृष्टि से, अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा जो है किस नदी से संबंधित है? तो देखिए, सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, किसने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा।
भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक जो है राज्य कौन सा था? तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा गेहूं की अगर हम बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे ए, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। 2025 का डेटा आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, किस घटना से जुड़ा है दांडी मार्च? तो दांडी मार्च का संबंध जो है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में जो है शुरू हुआ था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन यहां पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना, देखिए यहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब याद रखिएगा कि 1942 में कैप्टन जो है मोहन सिंह ने जो है इस ये जो है फौज की स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा, कैप्टन मोहन, अगर सुभाष चंद्र बोस का नाम ना दिया हो तो यहां पे नाम किसी और का दिया होगा, वो है नाम कैप्टन मोहन सिंह, इसलिए इसको भी याद रखना। मोहन सिंह ने जो है इस जो है फौज की स्थापना करी थी डिफरेंट दूसरे नाम से। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है इस संस्था से जुड़े और उसके बाद इससे जुड़े और इसको पुनर्गठित किया, दोबारा इसको पुनर्गठित किया, तो इसको आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाने लगा। यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए क्रांतियां जो हैं आपको याद रखनी है। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से, और मत्स्य पालन को हम पिसी कल्चर के नाम से भी जानते हैं, पिसी कल्चर। तो पिसी कल्चर के इसको नाम से जानते हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी जिसे कहते हैं, कौन निर्धारित करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इसको निर्धारित करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। यही बताता है कि रबी की फसलों के लिए क्या रेट देना होगा, खरीफ की फसल के लिए क्या होगा, गेहूं कितने रुपए में जो है एमएसपी पे बिकेगा, गन्ना किस एमएसपी पे बिकेगा। तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है निर्धारित करता है, इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तो बहुत एग्जाम दिए हैं इसके, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन तो हर 1-2 साल में जो है घूम फिर के अगर स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम है, डिफरेंट बहुत सारे पीसीएस के अलावा भी बहुत सारे जो है आयोग एग्जाम कराता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है पूछा जरूर जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। सफेद क्रांति का संबंध किस चीज से? तो सफेद क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ऑप्शन यहाँ पे ए है। अब गंगा नदी कितनी लंबी है? तो 25,525 किलोमीटर की दौड़ है इसकी, ये बात याद रखिएगा। भारत में ये पश्चिमी हिमालय से निकलती है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, पश्चिमी हिमालय से निकलती है। पश्चिमी हिमालय के जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, एक बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना है कि ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये जो है नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्यों के नाम क्या है? तो पहला तो उत्तराखंड होगा भाई, पहला उत्तराखंड है, फिर दूसरा आ जाता है यूपी, फिर तीसरा आ जाता है बिहार, फिर आ जाता है झारखंड, फिर आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाकर के ये गिर जाती है, ये बात याद रखिएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में ये 28 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 28। 75 जिलों में 75 जिले हैं और ये 28 जिलों में जो है ये नदी बहती है। तो इतने डेटा को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। 28 जिलों में बहते हुए ये करीब 1140 किलोमीटर की जो है रेंज जो है कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार की बात करें तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट,
थार मरुस्थल जो है मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो ये मरुस्थल जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। 25 का जो है डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी जो है तट रेखा वाला राज्य है, तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, अगर हम सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो हमें याद रखना है गुजरात का नाम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि दोनों तटीय रेखा कौन सी है, मतलब, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, गुजरात और आंध्र प्रदेश का नाम याद रखना। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए, सबसे ऊंची अगर श्रृंखला की बात करें हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय को सबसे ऊंची श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक जो है मध्याह्न जो है रेखा कौन सी है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व में जो है ये रेखा पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र कहाँ है? तो अगर हम भारत की बात करें, प्रवाल भित्ति जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं, ये क्या है? ये एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो है एक खोल होता है, जो समुद्री जीवों का आवास और भोजन भी होता है, और पर्यटन की दृष्टि से भी हम इसे देखते हैं। तो अगर हम सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति की बात करें तो भारत में लक्षद्वीप जो है क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य की बात कहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। यहाँ पे केवल जो है संप्रभु और लोकतांत्रिक की बात नहीं हो रही, न्याय, स्वतंत्रता, समानता की, बंधुता की बात भी होती है, एकता और अखंडता की बात नहीं, इसके अलावा भी और भी बातें होती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। आप देखिए, पॉलिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल एक सिंगल टॉपिक पे जो है मैंने वीडियोस दिए हैं। आप मेरे पॉलिटी वाले सेक्शन में जाइए, आप वीडियो देखिए। आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मेरा वीडियो अगर आप ओपन करते हैं तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उससे कंपेयर करिए। कोई भी, मैं कंपेयर करने के लिए कह रहा हूं कि कोई भी बुक उठाइए, उससे कंपेयर करिए। आप पाएंगे कि उतने क्वेश्चन आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे। भले आपको लगे कि 4 ही तो एक्स्ट्रा है, 10 ही तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर ने कराया, वो 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो यूपी पीसीएस हो या किसी भी सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण रखते हैं। आपको उस 10 क्वेश्चन को हासिल करने में 2 और बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा। और मैं आपको सीधा सीधा एक टॉपिक पे वीडियो बना के दे रहा हूं। तो आप चाहे हिस्ट्री पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे भूगोल पढ़िए, चाहे जो है इकोनॉमिक्स पढ़िए, सब कुछ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। आपको बस सिर्फ केवल मेरे जो है आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे हर एक वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर सही है। और जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल का संबंध 352 से है, ये भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकारों की बात करें तो इसका संबंध भाग 3 से है। और अनुच्छेद जो है 12 से इसको शुरू होता है और अनुच्छेद 35 तक चलता है। ठीक है, टोटल 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म के विरुद्ध आचरण करने का अधिकार, है ना, और ये शिक्षा का पाने का अधिकार, ये सारे कुछ अधिकार दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अधिकतम जो है सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की बात करें तो 552 इसकी संख्या निर्धारित की गई है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मूल कर्तव्य है 11। लेकिन जब मूल संविधान पहले जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब जो है इसमें टोटल जो है 10 थे। फिर जो है 86वें
संविधान संशोधन 2002 में इसमें एक और संविधान संशोधन करके एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11वां। वो क्या था? तो माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पढ़ाने के लिए काम करना होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे घर, माता पिता भी जो है जो भी उसके संरक्षक है वो बच्चों को घर में बैठा दे, पढ़ाई ना करें। तो इसके संबंध में इनको मूल अधिकार दिए गए थे। ठीक है, अगर हम मूल अधिकारों की हम बात करें तो इसका संबंध है अनुच्छेद 51 का से, 51 का से इसका संबंध है। और स्वर्ण सिंह सिफारिश के आधार पर इनको शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर इन मूल कर्तव्यों को 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। सिफारिश पर जो है कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? 10। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो अगर हम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो टोटल इस समय 22 भाषाएं। लेकिन जब जो है मूल संविधान लागू हुआ था तब जो है इसमें जो है कुल जो है 14 भाषाएं थी। जब मूल संविधान लागू हुआ था तब इसमें 14 भाषाएं थी और 14 भाषाओं से अब जो है जाकर के ये 22 भाषाएं हो गई। उन बातों को याद रखना कि 21वें अनुच्छेद में 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे कहते हैं 1967 में हुआ था, इसके तहत जो है सिंधी भाषा को जो है भारतीय संविधान की भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को जो है दर्जा दिया गया था। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 जो कि 3 में हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जो है अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से ये 18 से हो गए टोटल 22 भाषाएं। ठीक है, तो टोटल जो है एक यहाँ पे 3, पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषा जोड़ी गई, फिर जो है टोटल 4 भाषा जोड़ी गई। देखिए यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में क्रम से संशोधन के बाद क्रम से कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो भाई कई बच्चों को याद नहीं होता कि पहली बार में 1 जोड़ी गई थी कि 4 जोड़ी गई थी। तो पहली बार में 1 जोड़ी गई थी, दूसरी बार में 3 जोड़ी गई थी और चौथी जो तीसरी बार है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। भाई क्वेश्चन पेपर बनाने वाला वो समझता है कि बार बार बच्चे क्या पढ़ेंगे, इतने सालों से तो डेली यही पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। अभी भी उनको ये भी पता कि 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो रटा को थोड़ा सा दिमाग उनको दौड़ाना चाहिए। जैसे मैं अगर पेपर बनाऊं तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, बिल्कुल सामान्य और सिंपल पेपर है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो मैं वो सारी बातें बता रहा हूं आपको कि कैसे आपको चीजें देखनी होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो देखिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वैध नागरिकता जो है किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो देखिए भारत में तो पहली बात तो ये बात याद रखिएगा, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है नहीं। भारत में दोहरी नागरिकता है ही नहीं। ठीक है, अमेरिका के जैसे यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत जो है नागरिकता के संबंध में ब्रिटिश जो है रूल्स को फॉलो करता है। तो भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखिए मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो ये किस भाग का हिस्सा है? तो ये भाग 3 का हिस्सा है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है इसका वर्णन किया गया है। और यहां पे आंसर है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और समानता के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धर्म के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार, ये कुछ अधिकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जिसे हम कहते हैं कैग, इस किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो देखिए कैग जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है वित्त का समीक्षा करना। जो भी पैसा दिया जाता है केंद्र के द्वारा, जो भी
स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है या केंद्र के पास जो भी पैसा है, जो भी जो भी पैसा जो है मतलब योजनाओं के लिए दिया जाता है, उसकी जांच करना कि उन पैसों का सही से यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा कि रिपोर्ट्स, फिर ये समीक्षा सालाना एक रिपोर्ट देता है और जिसकी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के सम्मुख, और फिर राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को देश के सामने लाता है। ठीक है। खैर इस समय तो क्या क्या ही कर रहा होगा, मुझे तो खैर पूरा भरोसा है कि इस समय रिपोर्ट सब अच्छी बेहतर ही आती होंगी, है ना। तो चलिए खैर पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो बात याद रखना कि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और उसके बाद 1939 में भी इन्होंने उसके बाद जो है क्या बोलते हैं हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन, उसके बाद हुआ त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की भी सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखना ये दो अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन से जुड़े थे और उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन से। मैं एग्जाम में अक्सर ये कंफ्यूज हो जाता था कि हरिपुरा पहले आया कि त्रिपुरी परिवार, ऐसा हो जाता है कि कई चीज़ें में मुझे ये बात कंफ्यूज कर दी। तो मैंने बस केवल इतना से याद रखा कि ABCD के क्रम में H पहले आता है और फिर उसके बाद T आता है। तो बस यहाँ पे त्रिपुरी से T बना, हरिपुरा से H बना और मुझे बस याद रहा। फिर हमेशा मैं ये क्वेश्चन गलत नहीं करता था। तो शुरुआत के मेरे एक दो बार जब मुझे लगा कि ये क्वेश्चन गलत हो जाता था हमेशा तो मैं ऐसे छोटे छोटे टर्म्स में डिकोड कर लेता था और ये चीज़ें याद रहती हैं, पता नहीं कैसे याद रहती है बस, लेकिन याद रहती है, कुछ भी याद रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक का हुआ था, आयोजन हुआ था, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसका नाम आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा थे इसकी अध्यक्षता। और ये अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इसे चुने गए थे। तो अस्थाई अध्यक्ष इनको चुना गया था और इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। ये बात भी आप याद रखना। अब आ जाता है कि दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी 1946 को, जस्ट जो है 2 दिन बाद, है ना, उस दिन और 9 और 10 को छोड़ करके 11वीं तारीख को जो है दूसरी बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता चुने गए थे इसकी अध्यक्षता चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में दोनों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। फिर 11वीं जो है फिर दूसरी बैठक हुई थी, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। निम्नलिखित में से किसने जो है गदर पार्टी का गठन किया था? तो अगर हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस की बात करें तो गदर पार्टी का गठन जो है लाला हरदयाल सिंह ने किया था। और इस पार्टी का गठन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। अगर लाला हरदयाल का हम नाम काट दें तो फिर हमें किसका नाम याद रखना है? तो नाम आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सोहन सिंह भाकना। ठीक है, इन्होंने जो है एक जो है पार्टी का गठन किया था, नाम दूसरा था उस पार्टी का। फिर जो है उसका गठन किया था, फिर उस पार्टी ने गदर नामक पत्रिका जो है निकालना शुरू करी और गदर नामक पत्रिका निकाली। तो गदर नामक पत्रिका जो है बड़ी फेमस हो गई और ये फेमस हुई तो फिर बाद में लाला हरदयाल सिंह ने इस पार्टी का नाम बदल करके गदर पार्टी कर दिया। तो याद रखना, ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा बस। गदर पार्टी जो है कहाँ से आयोजित हुई थी? तो इसका जो ये पार्टी चलाई जा रही थी ये अमेरिका और कनाडा से चलाई जा रही थी। वहाँ के जो विदेशों में रह रहे जो NRI थे उनके द्वारा ये इन पार्टियों को चलाया जा रहा था और इन पार्टियों को वहाँ से चलाया जा रहा था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से चलाया जा रहा था। इतनी बातों को भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। ठीक है,
भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। पहली चीज, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो इन क्रमों की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। पहली चीज याद रख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सिर्फ यही पूछेगा। दूसरा, बहुतायत मात्रा में कोयला कहां पाया जाता है? तो वो दामोदर घाटी में पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में चट्टानें पाई जाती है दामोदर जो है घाटी के मैदान जो है वहां पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इन चट्टानों में कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। इतनी बातों को आप याद रखना है। रबी और खरीफ, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कृषि के संबंध में आपसे दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो देखिए, रबी की फसलें कब बोई जाती है? तो अगर हम बोने की बात करें तो एक तो पहली बात तो ये जो है शरद ऋतु में बोई जाती है। शरद ऋतु, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये ठंड में बोई जाती है कि गर्मी में बोई जाती है कि बसंत ऋतु में बोई जाती है। तो आपको याद रखना है कि ये ठंड शीत ऋतु के समय बोई जाती है। तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और जून और जुलाई में इनकी कटाई हो जाती है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जस्ट इसके विपरीत जो है खरीफ की फसल का होता है। तो अगर हम रबी की फसल की केवल बात करें तो गेहूं, जौ और सरसों ये सब जो है रबी की फसल है। और खरीफ की फसल क्या होता है? धान, गन्ना, मक्का, कपास, ये जो है खरीफ की फसल है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी जो है आमतौर पे किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं उनको हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है तकरीबन तकरीबन 3 जो है कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस जो है परिषद की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1929 में। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। अगला, खरीफ फसलें मुख्यतः किस मौसम में उगाई जाती है? तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि खरीफ रबी की फसलें जो है शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। तो खरीफ की फसल कब उगाई जाएगी? तो भाई खरीफ की फसल मानसून में उगाई जाती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है वो है असम। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। अब आ जाते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी, जैसे ये नक्शा है, ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो है राज्य है वो है तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बात याद रखनी है, इसको समझ लो, रट डालना, भूलना नहीं। तो इस तरीके से हमारे जो जीएस और जीके के क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। मैं हर दिन आपको क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन नए नए क्वेश्चंस देता रहूंगा, रिवीजन कराता रहूंगा। आप हमारे साथ टॉपिक टू टॉपिक वाइज पढ़ाई करिए, पेपर लगवाइए, पेपर लगाइए। मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई भी एक पेनी आपसे नहीं मांगूंगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, बस एक सहायता करिएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मोटिवेशन भी मुझे भी चाहिए। आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी कभी आप लोगों की जगह पे था, मैं भी खूब पढ़ता था, पढ़ाई करता था, फिर अपना जो है लाइफ जो है बदली, दूसरे जो है कार्य लग गया, मैं अपनी दूसरी चीज़ों में लगा।
नौकरी प्राप्त की, फिर मैंने अपनी दूसरी चीज़ें जो है शुरू कर दी, है ना, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर भी मैं आपको जो है पूरा समय देता हूँ पढ़ाने के लिए। मैं आपको डेली आपको पढ़ाई से रिलेटेड न्यूज़ देता रहता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड जो है आपको सही चीज़ें जानकारी देता हूँ जब तक उनकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। तो वीडियो आपके लिए खास है। मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, नए आधारित क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो मैं जो फैक्ट्स आपको बताया वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, सारे फैक्ट्स को आपको नोट करना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। डेली रिवीजन करिए अच्छे तरीके से। गुड लक फॉर योर जो है आपके भविष्य के लिए, आपको गुड लक। तो देखिए वीडियो को लाइक करते जाइए। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।